Hello. Today again we are here to discuss few more important questions for forthcoming CBSE board examination. ये कुछ important क्वेश्चन हैं जो आज भी हम सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में भी, पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज भी कुछ और क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन गारंटी से एग्ज़ाम में आएंगे और हर बच्चे को एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले और एक बार वो खुद सॉल्व करके देख ले तो उसे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ड्रॉ ए रफ स्केच of the curve y equals to 20 cos 2x where pi by 6 is less than equal to x is less than equal to pi by 3। मतलब x की वैल्यू pi by 6 और pi by 3 के बीच में है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ pi by 6 और pi by 3 दोनों वैल्यू इंक्लूडेड हैं। और यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region bounded by the curve from ordinates x equals to pi by 6 से x equals to pi by 3 और x एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये कर्व की इक्वेशन है। एक रफ स्केच इस कर्व का बनाना है। स्केच का मतलब है एक ग्राफ बनेगा। ये लिमिट्स हैं कि x की वैल्यू पाई बाई 6 और पाई बाई 3 के बीच में ही होगी और पाई बाई 6 और पाई बाई 3 इंक्लूडेड है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। मान लीजिए x, हमें मालूम है x पाई बाई 6 भी हो सकता है, इसके बीच में आता है आपका पाई बाई 4 और पाई बाई 3। ये कुछ हमने वैल्यूज ले ली हैं। यदि इसमें पाई बाई 6 रखते हैं हम x की जगह, तो ये cos 2x x की जगह पाई बाई 6 तो पाई बाई 3 हो जाता है, जिसकी वैल्यू हाफ है और ये पूरी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। pi by 4 means pi by 2, pi by 2 cos of pi by 2 is 0, so this value becomes 0, and again here 2 pi by 3, when I am putting x equals to pi by 3, it will become 2 pi by 3, 2 pi by 3, cos of 2 pi by 3 is minus half, minus half means minus half into 20, it will be minus 10. So let us just try to plot a sketch, rough sketch with this. Consider y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये वैल्यूज हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो जब x इक्वल्स टू पाई बाई 6 है, मान लीजिए पाई बाई 6 ये वैल्यू है आपकी, x इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो y की वैल्यू है आपके पास से 10, ये 10 है, तो ये है, ये पॉइंट हुआ पाई बाई 6, 10। इसी तरह जब दूसरी वैल्यू हम लेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 मान लिया ये है पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट है पाई बाई 4,
एंड 0। तीसरी वैल्यू है पाई/3 और y है -10। -10 का मतलब ये आएगा इस तरफ, तो पाई/3 -10 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप यदि फ्री हैंड से एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ कर्व आपका इस टाइप का होगा, इस टाइप का। ठीक है, ये रफ स्केच ही बनाना है। सिर्फ रफ स्केच बनाने से हमें आइडिया हो जाएगा कि कर्व कैसा है। ये आपका कर्व ऐसे जा रहा है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोसाइन कर्व का शेप यही होती है। अब यहाँ देखिए, हमें पाई/6 से पाई/3 के बीच में एरिया अंडर द कर्व, मतलब बाउंडेड बाय द कर्व विथ दिस ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट हुआ आपका पाई/6 वाला, व्हेन x इज पाई/6 से पाई/3। तो ये वाली एरिया जो है, जो शेडेड पोर्शन है, ये हमें निकालना है। होप दिस इज क्लियर। ये सारा एरिया हमें निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए जो हम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टिल द एंड, एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट दिस पोर्शन इज सेम एज दिस, सिमेट्रिकल है। तो यदि मैं इतना ही एरिया निकाल लूं और उसे डबल कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लेट अस सी द रिक्वायर्ड एरिया, integral from pi/6 to pi/4 of the function 20 cos 2x plus pi/4 to pi/3, मतलब यहां से लेके फिर यहां का, under this portion, and x-axis is included this portion, right, is again 20 cos 2x and of course with respect to dx. अब इसे दोनों में 20 है, लेट मी टेक 20 कॉमन आउट। हमारे पास बचा pi/6 to pi/4 cos 2x प्लस pi/4 से pi/3 cos 2x। अब इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन 2x on 2 एंड लिमिट्स हैं इसकी pi/6 एंड pi/4 प्लस ये 20 ब्रैकेट्स के बाहर दोनों के साथ है, तो 20 साइन 2x/2 एंड लिमिट्स में लगाइए दिस एंड pi/3। अब ये इंटीग्रल हो गया। अब लिमिट लगा के इसमें इसकी वैल्यूज निकाल ली जाएंगी। ये 2 मैंने बाहर ले लिया, दिस बिकम्स 10 ऑफ साइन 2x pi/4 and pi/6, and this is again 10 of sin 2x pi/3 से pi/4। ये आएगा आपका 10, ये वैल्यू आती है 1 माइनस √3/2, और ये भी वैल्यू आएगी आपकी 10 1 माइनस √3/2, which is equal to 20 times of 1 minus √3/2 square units। क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लैंग्वेज को समझनी है और उसके बाद
अकॉर्डिंगली ग्राफ निकालना हमने क्लास 10 में अच्छी तरह सीख रखा है। बिल्कुल बेसिक फंडा वही होता है कि रैंडमली कुछ वैल्यूज़ एक्स और वाई की आपने ले ली और उसके हिसाब से आपने ग्राफ बनाया। और ग्राफ बनाने के बाद सिर्फ एरिया निकालने का काम है, जो आपको अंडर द कर्व विथ एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है उसने दिया है विथ एक्स एक्सिस बिटवीन दिस एंड दिस, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑर्डिनेट्स जो उसने बोला है उसके हिसाब से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और श्योरली गारंटी से ये पेपर में आपके आएगा। वैल्यूज़ नंबर्स अलग हो जाएंगे, एग्जैक्ट ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन जरूर आएगा। इसमें बच्चे जरूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग ए इंटीग्रेशन मेथड, आपकी किताब में सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर प्रिपेयर करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन से लिया गया है। द इक्वेशन of the path of the ball headed by a footballer is y equals to ax square plus bx plus c, where x is positive and less than 14 and a, b, c are some real numbers and a is not equal to 0 with respect to x y प्लेन। ये जो पाथ है इक्वेशन का या फुटबॉल का, जिस पाथ पे गई है वो एक्स वाई प्लेन में लिया गया है। प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये। द बॉल passes through पॉइंट्स दिए हैं 2,15, 4,25 एंड 14,15। मतलब ये जो बॉल का पाथ दिया है, ये बॉल इस पाथ के अकॉर्डिंग चल रही है, इसके अलॉन्ग मूव कर रही है और इन पॉइंट से गुजर रही है। मतलब ये पॉइंट्स इस पाथ पर, इस इक्वेशन पर हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या इसमें इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या पूछता है वो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी using matrix method. Also find the equation of path traversed by the ball। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड से। सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग है
मैट्रिक्स मेथड से आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए फॉर ए बी एंड सी और उसे ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दीजिए जो आपको इक्वेशन ऑफ द पाथ मिल जाएगी। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या कहता है, इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस पर हैं तो ये y हो गया 15 और 4a प्लस 2b प्लस सी आपका सी ही रहेगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लगाएंगे हम 25 इक्वल्स टू 16a प्लस 4b प्लस सी और तीसरा पॉइंट 15 इक्वल्स टू 196a प्लस 14b प्लस सी। ये तीन इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। वी विल हैव टू सॉल्व देम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले आपके पास ए द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी, वो है 4 2 1 16 4 1 196 14 एंड 1। वेरिएबल मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी और कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपके पास 15 25 and 15, right? Now before we go ahead, we will have to find out the matrix value of determinant A. If it is 0, then we cannot solve it. We cannot proceed further. It will not have any solution. If it is not equal to 0, then it is non-singular and inverse will exist and we can go for finding out the inverse. पूरा मेथड है, सारा कुछ उसमें इसी एक क्वेश्चन से रिवाइज हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4 इंटू -10 2 इंटू 180 प्लस 1 इंटू -560। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, दिस इज -40, दिस इज प्लस 360, this is minus 560. On solving you will get 240 negative minus का, which is not equal to 0. So inverse exists. Now we will go for finding out the inverse. तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स हम बनाते हैं, C11 is equal to -10, C12 is 180, C13 -560। इसी तरह दूसरी रो का C21 is 12, C22 is -192, C23 is 336। थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इट इज -2, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा अगेन 12 और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा -16। तो अब हमें नाउ वी हैव टू टेक एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसफर्स होता है, तो ये जो रो है इसे अब हम कॉलम में लिख देंगे, -10 180 एंड -560। यहाँ हम लिखेंगे 12 190 2 336 और -2 12 -16।
तो ये एडजॉइंट हो गया. वी नो व्हाट इज ए इनवर्स. ए इनवर्स इज नाउ दिस ए बी सी की वैल्यू होगी हमारे पास 1/- 240. दैट इज द डिटर्मिनेंट times this matrix -2, 180, -192, 12, -560, 336, -16 multiply by the variable that is already given as 15, 25 and 15. इसमें से जब हम ये 5 कॉमन ले लेंगे तो ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी. हमने इसमें से इस कॉलम में से 5 कॉमन ले लिया तो ये बनता है हमारे पास 5 on -240 and this remains the same 10, 180, -560, 12, 192, 336, -2, 12, 16 और यहाँ से क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया तो ये रहा 3, 5 and 3. अब ये मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी तो ये हो जाएगा -5/240 तो ये है. अब हम इसे एक के बाद एक मल्टीप्लाई करेंगे. 10 3 जा -30 +60 -6. इसी तरह इसे करेंगे 540 -960 +36 -1680 +1680 48. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2, 8 और 1. मतलब हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई. A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 8 एंड C इज इक्वल टू 1. ये आपका आंसर हो जाएगा. और जब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में लगा देंगे y इक्वल्स टू A की जगह आप रखिए 1/2 x² प्लस 8x प्लस 1 इज द इक्वेशन ऑफ पाथ. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जरूर इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रैक्टिस इट. और लेट्स स्टॉप इट फॉर दिस सेशन हियर. अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके करेंगे. थैंक यू वेरी मच.